एक नॉर्मल, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ उन लोगों के लिए जो शायद इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, कितना पैसा कमाया जा सकता है? मतलब पहला वाला आपसे पूछूंगा, बाद वाला नहीं। पहला जब डांस इंडिया डांस इंडिया में आपको जी जी, मौका मिला तो उस वक्त क्या फीस होती थी? बहुत ही कम, 6,000 रुपये पर एपिसोड। और ये कौन सा साल था? ये साल है 2009। अच्छा। ठीक है, हफ्ते के 3 एपिसोड, 18,000, 4 हफ्ते तो हाँ हाँ। 18 72। और अभी तो खैर वो नंबर काफी बड़ा होगा। तो पैसे जो है ना, हम्म कितने कमाए जा सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम्म पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हर बार जब मैं माइक के सामने होता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। हर बार जब मुझे पता चलता है कि कल वो स्टूडियो में जाकर उस डायरेक्टर के साथ रिकॉर्डिंग है, तो मुझे लगता है कब सुबह और कब मैं पहुंचूं। ये सफलता है। सक्सेस इज नॉट द मनी दैट इज बीइंग अर्नड। हम अनफॉर्चुनेटली ऐसे सेटअप में हैं जहाँ पर सक्सेस इज इवेल्युएटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट दैट यू आर अर्निंग। राइट। इट इज़ नॉट। इट मतलब यू कैन क्वान्टिफाई इट। लग्जरीज या कंफर्ट ज़रूरी हैं लाइफ में, और आप जब एंजॉय करोगे तो पैसा भी आता है। पर सक्सेस ये है कि वो कर रहे हैं जो करने का मन था, और उसमें निरंतर कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सफलता है। क्या कभी ऐसा मोमेंट भी आया है जब आप डांस इंडिया डांस कर चुके, बिग बॉस कर चुके, और जब आप देखते हो कि जो लोग टीवी पर या सिनेमा में दिखते हैं उनका रिकग्निशन ज़्यादा होता है, आपको कभी ऐसा फील हुआ होगा आपने इतने सारे आवाज़ दे दिए लेकिन लोग नहीं पहचान रहे आपको बाय फेस? मैं इस इंडस्ट्री में इसलिए आया ही नहीं था कि मुझे लोग पहचाने। ठीक है, ये अवेयरनेस शुरू से थी कि वॉइस आर्टिस्ट, वॉइसिंग इज़ नॉट अ ग्लैमरस जॉब वेयर यू गेट रिकग्नाइज, आपके पीछे लोग भाग रहे हैं। वॉइसिंग में आने के कारण ये था कि वो सडनली मुझे लगा ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है, मुझे करना चाहिए। ठीक है। तो ये कभी लगा ही नहीं, और शायद लगता उससे पहले ही रिकग्निशन मिलने लगा, लोग पहचानने लगे। सोशल मीडिया में जब ये आने लगा कि मैं नरेटर हूँ शो का, तो लोग पहचानने लगे। यहाँ से लेकर कहाँ कहाँ तक, मैं अभी 2 साल पहले लंदन में था, वहाँ लोगों ने फ़ोटो खिंचाई, मॉरिशस में लोगों ने पहचाना। तो इससे पहले कि कभी ये शायद एहसास होता भी, मिल गई रिकग्निशन। आपसे बात करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी तो है ही आपके अंदर, बहुत शांत हो आप, बहुत पीस है आपके अंदर, मतलब हड़बड़ाहट नहीं है लाइफ को लेकर के, कहीं पहुंचना है कहीं जाना है, ये ऐसा है क्या? मैं सही समझ पा रहा हूँ? एक तो मैं अच्छा एक्टर हूँ, तो सब छुपा लेता हूँ। ओके। लेकिन देखिए, तूफान होते हैं, सबके अंदर होते हैं, लेकिन ज़रूरी है ये समझना कि उनको कैसे शांत रखा जाए, क्योंकि वो तूफान या तो आपको ख़राब कर सकते हैं, डेस्परेट कर सकते हैं, या आपको पॉजिटिवली कहीं पहुंचा सकते नई हैं। दिशा में लेके जा सकते हैं कि मेरे अंदर बहुत भूख है, कुछ नया करें, कुछ नया करें, कुछ नया करें, कुछ और, कुछ और, कुछ और। तो मैं बहुत एक्सप्लोर करता रहता हूँ। ओके। और वो शांति इसी बात से आती है कि एक्सप्लोर करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है, कुछ पुराना छूटता रहता है। और क्योंकि एक्सप्लोर करते रहते हैं इसलिए पुराना छूटने का गम भी कम होता है। अभी पॉडकास्ट शुरू होने के पहले हम प्रोसेस पे बात कर रहे थे, गीता का श्लोक पर भी आप बात कर रहे थे। जी जी। तो मुझे लग रहा है ये बिल्कुल आपने इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करा हुआ है कि यू फोकस ऑन प्रोसेस ओनली। प्रोसेस कर्म। प्रोसेस इज द की। कर्म, मैंने बहुत सफ़र करने के बाद ये सीखा है कि रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं, और रिजल्ट, अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो आपके एफर्ट पे असर पड़ेगा। डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया आपने, गोल डिसाइड कर लिया है, उसके बाद उसको वहाँ पर छोड़ दीजिए। उसके बाद ये तय करना ज़रूरी है कि यहाँ तक का मैंने तय किया, मुझे यहाँ पहुँचना है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब मुझे बस ये तय करना है कि ये रास्ता कौन सा चुनना है मुझे, उस रास्ते पर कैसे चलना है मुझे। उससे 2 चीज़ें होंगी, पहली बात तो हड़बड़ाहट नहीं आएगी, डेस्परेशन नहीं आएगा, एंग्जाइटी नहीं आएगी। दूसरा, ये अवेयरनेस हमेशा रहेगी कि अगर मैं यहाँ नहीं पहुँचा तो मैं यहाँ कहीं भी, जहाँ तक भी पहुँचूँगा, वो मेरा सफ़र होगा। और वो सफ़र मुझे क्या देकर जाएगा? अनुभव। वो मेरी कमाई होगी। क्यों डरें ज़िंदगी में कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो इसीलिए प्रोसेस पे फोकस करना इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ। ओके। आप अपने ऊपर एहसान करते हैं, लेकिन हर चीज़ समय लेती है। ये समझ आने में समय लगता है। मुझे एक हादसा और ज़िंदगी के तकरीबन प्रोफेशनल 12-15 साल लगे ये समझने में। मेरी बातें सुनकर अगर
लोग उस टाइम फ्रेम को थोड़ा कम कर पाएँ तो अच्छा है, अगर हादसे से ना गुजरें तो अच्छा है। लेकिन अगर हादसा हो गया हाँ, तो शायद ज़्यादा अच्छा है, सीखना ज़रूरी है। सीखना ज़रूरी है। ये ना हो कि हादसा हो गया फिर आप और बिटर हो गए। राइट। मैंने भी कहीं देखा था, बड़ी अच्छी बात थी कि सैडनेस, दुख के 5 स्टेजेस होते हैं। एक होता है डिनायल, फिर होता है सैडनेस आती है, 4th स्टेज है डिप्रेशन, 5th स्टेज है एक्सेप्टेंस। जनरली लोग 4th स्टेज पे टूट जाते हैं और मुझे लगता है फेलियर और सैडनेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो पहला तो यही होता है कि मेरे साथ क्यों, वाई मी। फिर उसके बाद आता है कि मैं एग्जैक्ट क्रम भूल रहा हूँ, एक स्टेज, तीसरी स्टेज ये आती है कि आप भगवान से वो मांडवाली करने लगते हो, कोसने लग जाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हो या कोसने लगते हो, जैसे मैं भी कोसने लगा था। मैंने तो बहुत बुरे बुरे काम किए उस फेज में। चौथा स्टेज होता है डिप्रेशन का, वहीं पर लोगों की जर्नी खत्म हो जाती है। जब वो स्टेज से निकलते हैं तब एक्सेप्टेंस आ जाता है। मैं सबसे निकल के आ गया, थैंकफुली एक्सेप्टेंस आ गया। लेकिन अब मैं डिप्रेशन तक पहुंचता भी हूं अगर, तो थोड़ा एक्सपीरियंस करता हूं उसको। मैं ये नहीं कहता हूं कि इतने आप काम हो जाइए और इतने साधु संत हो जाइए कि उन सबसे गुजरिए ही मत। सीधे एक्सेप्ट कर लीजिए कि सब ऊपर प्रारब्ध है। नहीं, कर लीजिए एक्सपीरियंस, रो लीजिए, गुस्सा भी हो लीजिए, निकाल भी लीजिए उसको, लेकिन कितने समय के लिए वो पहले से डिसाइड रखिए। बादलों की तरह, जैसे बादल हैं, बरस रहे हैं, भीग जाइए, पर भीग के बैठे मत रहिए कि और भीग, मतलब फिर जुकाम खांसी सब हो जाएगा। भीगने के बाद जाइए, सुखाइए अपने आप को, कपड़े बदलिए और फिर चल पड़िए सफर पे।